जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए बेहतरीन मॉडल पेपर चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग हिंदी और जीके को अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हैं। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। मित्र, पहला क्वेश्चन जो है ये सामान्य हिंदी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिंधुर्मी में संधि है, आपसे पूछ रहा है सिंधुर्मी में कौन सी संधि है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये भी बताइएगा कि सिंधुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु प्लस उर्मी, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो दीर्घ स्वर संधि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का विकास जो है ये किससे हुआ है, यह आपसे पूछ रहा है। बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली को हम कोरवी के नाम से भी जानते हैं। इसका विकास जो हुआ है ये सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली का विकास जो है ये सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है और हिंदी खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर आपको बताना है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हुई है। क्वेश्चन 3 आपसे पूछ रहा है मित्र, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हुई है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जाति से व्यक्ति में ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों से सम्मिलित किया गया है। यानी आपसे पूछ रहा है स्रा जो है एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें से किन दो वर्णों को सम्मिलित करके बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है ये 4 होती है, छत्र, ज्ञ और स्रा। इसमें पूछ रहा है स्रा जो एक इन दो वर्णों के मेल से बना है। तो याद रखना, सा और रा से मिलकर बना है, जिनमें सा जो है ये स्वर रहित होता है और रा जो है ये पूरा वर्ण होता है। तो क्या हो जाएगा, सा और रा से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द जो है एक ऐसा शब्द है। तो याद रखना, इसमें पुस्तक जो है ये विशेष से है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। पुस्तक जो है मित्र यहाँ विशेष है, बल्कि पुरानी जो है यहाँ विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बताना है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। मेरे घर से आपका घर जो है ये 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब कहीं भी अलगाव की स्थिति पैदा होती है यानी अलग होने का भाव होता है, तो वहां अपादान कारक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों दिए गए हैं, सही का चयन करना है। यानी आपके सामने एक वाक्य लिखा गया है, उस वाक्य को बताना है किस काल में लिखा गया है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, दीपा पौधों को पानी दे रही थी, ये वाक्य जो है ये किस काल में लिखा गया है। यानी अपूर्ण भूतकाल है या आसन्न भूतकाल है या पूर्ण भूतकाल है या संदिग्ध भूतकाल है। क्वेश्चन 7 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, अभी दे रही है यानी अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे हैं दीपा पौधों को पानी दे रही थी, इसमें क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। लेकिन बात यहाँ जो है ये कौन सा शब्द है, या आपसे पूछ रहा है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द जो है ये कैसा है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन जो ये कैसा शब्द है मित्र? अव्यय है। जिसमें लिंग वचन कारक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है उन्हें हम अव्यय कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहरा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काष्ठग्रह, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों में फारसी शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है जो फारसी शब्द नहीं है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें बताना है कि तारीख जो है मित्र ये फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तारीख जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी देहात, सिफारिश और चश्मा जो है ये फारसी भाषा के शब्द हो जाएंगे। तारीख जो है ये अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द जो है ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं कि कामदेव का पर्यायवाची जो है ये मनोज होता है, मदन भी होता है, मार भी होता है, रथपति भी होता है, पुष्प संधव भी होता है, बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो मार जो है यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये मार भी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है, अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि का विलोम विरुद्धार्थी या विपरार्थक किस विकल्प में दर्शाया गया है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम जो है ये अनावृष्टि होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो जो भी बता रहे थे कि अतिवृष्टि का विलोम जो है अनावृष्टि है, बिल्कुल सही बता रहे थे मित्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके लिए एक शब्द है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उन्हें हम एक शब्दों में अनुपम कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। लाल पीला होना इस मुहावरे का उचित अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत क्रोध करना। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का सही अर्थ है। कोयले की दलाली में मुंह काला इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है मित्र? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोयले की दलाली में मुंह काला इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो हो जाएगा, बुरी संगत में कलंक लगता है। बुरी संगत में कलंक लगता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रति उत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। प्रति उत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है, यानी इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें प्रति जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। उत्पन्न जो है यहाँ मूल शब्द होगा। उत्पन्न जो क्या हो जाएगा मित्र? मूल शब्द हो जाएगा। इसमें प्रति जो है उपसर्ग है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक में किस प्रकार का प्रत्यय लगा है यह आपसे पूछ रहा है। बता देंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक शब्द में इक प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है। संग्रहालय का
सही संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। श्रृंगालय का सही संधि विच्छेद जो होता है सम प्लस ग्रह प्लस आल है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, यथासंभव में कौन सा समास है। यथासंभव में कौन सा समास है यहाँ आपसे पूछ रहा है। मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यथासंभव में अव्ययी भाव समास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। यथासंभव में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर बताना है। सलमा घर जाती है वाक्य है। सलमा घर जाती है, ये जो है ये कैसा वाक्य है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सरल वाक्य है। सलमा घर जाती है एक ऐसा वाक्य है, सरल वाक्य है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 21। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुम अपना काम करो। तुम अपना काम करो, यह वाक्य जो है बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंत्याक्षरी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है। पूजनीय की वर्ती पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। तदोप्रांत नहीं होता, तदुप्रांत होता है। और कवियत्री नहीं होता, कवियत्री होता है। ये दो हैं, ये तीनों जो है शुद्ध लिखे गए हैं, बल्कि अंत्याक्षरी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या दिया है, निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रथम और अंतिम अंश यानी पहला और छठा अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश यर अलावा को क्रमानुसार व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प चुने। यानी आपको बताना है मित्र पहला और छठा जो है ये अपने यथावत स्थान पर रहेंगे, बाकी को आपको व्यवस्थित कर कर एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पहला और छठा जो है अपने यथावत स्थान पर रहेंगे, बाकी को आपको व्यवस्थित करना है। तो भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। सबसे पहले मैंने कहा भारतीय गांव के, फिर सुधार के लिए, पहले रा आएगा, सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। यानी रा या अलावा ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, विभक्त रस का अस्थायी भाव। विभक्त रस का अस्थायी भाव आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 24। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जुगुप्सा। विभक्त रस का अस्थायी भाव जो होता है मित्र ये जुगुप्सा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी, इन पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है। ये जो पंक्ति लिखी गई है इस पंक्ति में कौन सा छंद है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये चौपाई लिखी गई है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो ये लिखा गया है जो पंक्ति ये चौपाई है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तेरी बरछी ने वर छीने हैं खलन के, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये जो पंक्ति लिखी गई है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ वर्ची जो है मित्र ये 2 बार आया है और दोनों का अर्थ जो है ये अलग अलग है। तेरी बरछी ने हैं खलन के, यानी आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। वर्ची जो है ये 2 बार आया है और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं।
यह आपसे पूछ रहा है। बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा 7 कांड है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, जिनमें पहला जो है ये बाल कांड हो जाएगा, फिर अयोध्या कांड होगा, फिर अरण्य कांड होगा, फिर किष्किंधा कांड होगा, फिर सुंदर कांड होगा, फिर लंका कांड होगा। लंका कांड को युद्ध कांड के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद होगा उत्तर कांड, जिसमें सबसे बड़ा पूछा जाए, यानी सबसे बड़ा कांड जो है ये कौन सा है, तो बाल कांड जो है ये सबसे बड़ा कांड है। छोटा कांड की बात की जाए तो किष्किंधा कांड जो है सबसे छोटा कांड है। तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं, अभी आपने देखा 7 कांड है, सबसे बड़ा बाल कांड और सबसे छोटा किष्किंधा कांड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है हिंदी की आदि जननी क्या है। हिंदी की आदि जननी जब आपसे हिंदी की जननी पूछेगा तब आप अपभ्रंश कह देंगे, लेकिन जब आपसे कहेगा हिंदी की आदि जननी क्या है, तब आपको बताना होगा हिंदी की आदि जननी जो है ये संस्कृत को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र आ चुका है आपके सामने गद्यांश, आप भी हमारे साथ गद्यांश को पढ़िएगा। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 29 से 33। निम्नलिखित गद्यांश को भली बात पढ़ें। इससे संबद्ध प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प उत्तर दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। आप भी हमारे साथ गद्यांश को पढ़िएगा, हम भी पढ़ रहे हैं। लिखा गया है, क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं। बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति में हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित्त होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता, शीतलता व स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और बिना किसी उपचार के पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे छोटे रोग जो है ये दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चिल्लाना, चीरना, बड़बड़ाते रहना हमारे जीवन में गुब्बारों को परिलक्षित करता है। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर जाती हैं। अगर हम कुछ समय निकाल कर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारी कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत डायरी यानी दैनिक डायरी में दिन भर की वे सभी घटनाएं लिखते हैं जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों बाद यही दैनिक नंदनी पढ़ने पर आप अपने तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। इतनी छोटी बात पर हम क्रोध होने लगते हैं। आओ गुस्सा और उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। यह मित्र जो है आपके सामने गद्यांश दिया गया था, मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, उम्मीद करते हैं। अब इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। क्वेश्चन 29 आपके सामने आ चुका है, बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक देखा जाए तो शांत रहो और सुखी रहो। इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा शांत रहो सुखी रहो। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन 30 आपके सामने आ चुका है। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है, तो याद रखना भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महायोग। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर भाग जाते हैं, तो पाचन क्रिया से जुड़े सभी रोग जो है ये दूर भाग जाते हैं अगर हम क्रोध को काबू में रखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं। गद्यांश को अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो एक बार ही गद्यांश को पढ़ा होगा तो क्वेश्चन देखते ही आंसर बता सकते हो आप कि चिंता की रेखाएं जो है हमारे ओजस्वी चेहरे पर उभर आती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिंता की रेखाएं जो है ये हमारे ओजस्वी चेहरे पर उभर आती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या पूछ रहा है, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें।
शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करना चाहिए? तो याद रखना, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखने चाहिए। क्रोध के अनुभव जो है ये दैनिक नंदिनी डायरी पर लिखना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब आ चुका है आपके सामने जर्नल क्वेश्चन, यानी गद्यांश से नहीं है, अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है? वायस का समानार्थी शब्द जो है ये कौन सा नहीं है? क्वेश्चन 35 आपके सामने है मित्र, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, वायस जो है ये कौवे को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाए? इसमें पूछ रहा है मित्र कि कौन सा नहीं है। तो हरित जो है ये बिल्कुल भी नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है ये कौवे के समानार्थी हो जाएंगे, लेकिन हरित जो ये बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करें। यदि उसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, इसके किस अंश को प्रतिस्थापित करें ताकि ये अर्थपूर्ण वाक्य रहे? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ नहीं है, उसका भाई सेक्रेटरी है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका भाई सेक्रेटरी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। जिसका विवाह न हुआ हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? जिसका विवाह न हुआ हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपरिणित, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ मैंने हिंदी से रिलेटेड 37 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। 37 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रामबाण ई बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, जिसमें यूपी पुलिस के फुल सिलेबस के साथ अच्छे ढंग से पूरे कंसेप्ट को समझाया गया है, जिसमें जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के फुल कंसेप्ट के साथ मात्र 39 रुपए में आपको ये ई बुक मिल रही है। अभी तो डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 49 रुपए में नहीं, अभी 39 रुपीज में मिल रही है। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर मैसेज कर इस रामबाण ई बुक को प्राप्त कर सकते हो, अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। तो अधिक जानकारी के लिए मित्र व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। 60% डिस्काउंट चल रहा है, लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। काफी ज्यादा हेल्पफुल ई बुक रहने वाली है। यूपी पुलिस एग्जाम के फुल कंसेप्ट के साथ, फुल सिलेबस के साथ ये ई बुक आपको मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट है। नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई? नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई, यह आपसे पूछ रहा है। बता देंगे क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास से आपको उतनी भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया? पॉल लिंच को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कहाँ है, या आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आ चुका है। सभी मित्र सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करेंगे। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं। कुल्लू घाटी जो है किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि कुल्लू घाटी जो है ये धौलाधर और पीरपंजाल श्रेणी के
मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। कुल्लू घाटी किन पर्वतों किन श्रेणियों के बीच में है, तो धौलाधर और पीर पंजाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने अक्टूबर 2023 में किसने ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है। अक्टूबर 2023 में किसने ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं रघुवर दास बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है ये कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो है मित्र, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, यानी गुरु पूर्णिमा जो है ये किसको समर्पित है, उस ऋषि का नाम आपको बताना है। तो याद रखना महर्षि व्यास के उपलक्ष्य में ये जो है गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। तो ऋषि व्यास बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 44 आ चुका है आपके सामने, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, यह आपसे पूछ रहा है। तो रामगंगा, गोमती और राप्ती। रामगंगा, गोमती और राप्ती जो है ये तीनों नदियां उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं, लेकिन वेंगंगा जो है ये उत्तर प्रदेश से बिल्कुल भी नहीं होकर गुजरती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कौन सा होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 45। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000 जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन जो है एम्स देवघर में किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था। अजात शत्रु जो है ये किसका पुत्र था, ये आपसे पूछ रहा है। तो हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु जो है ये बिंबिसार का पुत्र था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिंबिसार बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय प्रेरक का एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक एसआई यूनिट जो है ये क्या हो जाएगा, टेस्ला बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत में कौन सा स्थान रहा, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 111वां। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब आपको 2024 का याद करना होगा, पूरा अच्छे ढंग से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग के अनुरूप देखा जाए तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 में पंचायत है, बिल्कुल सही है। भाग 9 के काम में नगर पालिका है, बिल्कुल सही है। भाग 9 के खा में सहायक समितियां हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन भाग 10 में अधिकरण नहीं है। भाग 10 में अधिकरण बिल्कुल भी नहीं है। भाग 10 में कौन सा है, तो अनुसूचित और कहा जाए अनुसूचित जाति और जनजातियों के विशेष प्रावधान से संबंधित है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ जो है सही सम्मिलित नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अक्टूबर 2023 में 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। अक्टूबर 2023 में 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं नई दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा साझा नहीं करता, यानी प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 51। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज के साथ जौनपुर भी लगता है, प्रतापगढ़ भी लगता है और भदोही भी लगता है, लेकिन फतेहपुर जो है प्रयागराज से बिल्कुल भी नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है।
दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? कौन सा जो है इसमें अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेडुला, बिल्कुल सही बता रहे हो। ये जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम के सर्वोच्च उत्पादक है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जो है दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आलू निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्रोत है? आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है अजंता और एलोरा गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं कहाँ स्थित हैं? तो याद रखना औरंगाबाद में, ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो है या कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मदुरई में, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो ये कहाँ है? WHO का मुख्यालय यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ है, ये आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, जो कि जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि सरकार द्वारा राजनीति के निदेशक सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? यदि सरकार द्वारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो इनमें से किसी के पास नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? वित्तीय आपात जो है ये कितने समय के लिए लागू की जा सकती है, आपसे पूछ रहा है। याद रखना वित्तीय का आपात जो है अभी भारत में एक बार भी नहीं लगा है, लग भी सकता है तो कितने दिन के लिए, कितने मंथ्स के लिए लग सकता है। फिलहाल अभी तो एक बार भी नहीं लगा है, लेकिन लगता तो कितने दिन के लिए लग सकता है? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू की जा सकती है, इसकी कोई अवधि ही निर्धारित नहीं हुई। जब एक बार लगा ही नहीं तो इसकी क्या अवधि बताई जाए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, वह किस नाम से है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय माना जाता है या जाना जाता है, वह किस नाम से है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुद्रास्फीति के समय या कहा जाए मुद्रास्फीति समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि होगा, ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। चेचक के टीके का आविष्कार जो है किसने किया? चेचक के वैक्सीन का आविष्कार जो है ये किसने किया? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर क्या होगा? एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना गोदावरी नदी महाराष्ट्र, ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा बांध? जायकवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुंधाधार जलप्रपात का निर्माण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के
धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, ये आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण जो है ये नर्मदा नदी करती है, जो कि जबलपुर में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी नर्मदा बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल के साथ कौन सा सीमा साझा नहीं करता? तो इस ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं असम बिल्कुल सही होगा। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल जो है ये कौन था? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, यानी वारेन हेस्टिंग इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचना जो है ये किसने किया था? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह अजामीवादी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह अजीमावादी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो ये कौन था? तो विलियम बेंटिंग इसका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिंग था, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? सांख्यिकी का जनक जो है ये किन्हें कहा जाता है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिशर को। आर ए फिशर को कहा जाता है सांख्यिकी का जनक। ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने आ चुका है। रतले पनबिजली परियोजना का किस नदी पर स्थित है? रतले कहा रहा रतले पनबिजली परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 73, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6.4%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। थॉमस कप का संबंध जो है किससे है? थॉमस कप का संबंध जो है ये किससे है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना थॉमस कप का संबंध जो है ये बैडमिंटन से है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नांकित या कहा जाए निम्नलिखित देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना आसियान के सदस्यों में कहा जाए तो भारत अपना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया जो है ये बिल्कुल है, लेकिन भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने 75 क्वेश्चन के इस मॉडल पेपर के 50% भाग को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने 37 क्वेश्चन को हिंदी से संबंधित था उसे कंप्लीट किया। बाकी क्वेश्चनों को जो जीके थे, सामान्य जीके जिसमें यूपी जीके, करंट अफेयर और जनरल जीके जो है ये सम्मिलित थे। कुल मिलाकर मैंने 75 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया है। 75 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और क्लास कैसी भी लगी हो मित्र अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसका फुल मॉडल पेपर जो है ये विद कहा जाए रीजनिंग और मैथ के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, वहाँ आप इसे सॉल्व कर लेना। बाकी मैथ और रीजनिंग अच्छे ढंग से सॉल्व करना। कोई से क्वेश्चन नहीं होता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में भेज देना, सर के द्वारा सॉल्व कराया जाएगा। 75 क्वेश्चन में स्कोर कितना रहा हो प्लीज़ जरूर बताना। क्लास कैसी भी लगी हो फीडबैक जरूर दिया करो। तो मित्र आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।